नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीएलएस स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। और यहाँ पर हम बीएसटीसी का कंप्लीट कोर्स कर रहे हैं और उसके अंदर हम राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। तो राजस्थान ज्योग्राफी में हम राजस्थान का परिचय पढ़ रहे हैं और परिचय के अंदर हम सबसे पहले राजस्थान का नामकरण है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो राजस्थान का वर्तमान नाम है वो कैसे मिला उसके बारे में देखते हैं। तो प्राचीन काल का जो सबसे पहला प्रमाण मिलता है वो हमें राजस्थान के नाम से संबंधित मिलता है 625 ईस्वी का। 625 ईस्वी का हमें एक शिलालेख मिलता है सिरोही के अंदर। सिरोही के अंदर हमें एक शिलालेख मिला है। सिरोही के अंदर एक मंदिर है, खीमल माता मंदिर। खीमल माता मंदिर, उसके अंदर एक शिलालेख मिला है। शिलालेख, उस शिलालेख पर राजस्थान का नाम राजस्थानीय द्वितीय ये नाम इस शिलालेख के अंदर 625 ईस्वी में मिला है और ये राजस्थान के नाम का सबसे पहला प्रमाण माना जाता है। और आपको पूछ ले कि ये शिलालेख किस शासक के समय का है, तो ये है सावड़ा वंश। सावड़ा वंश का शासक हैं वर्मलात। सिरोही के अंदर सावड़ा वंश था और उसी का शासक है वर्मलात और उसके समय का ये शिलालेख माना जाता है। और इसके अंदर राजस्थान का राजस्थानीय द्वितीय नाम मिलता है। ये राजस्थान का सबसे पहला प्रमाण है नाम से संबंधित। इसके अलावा जो मुणोत नैणसी हैं उन्होंने अपनी जो ख्यात लिखी है उसके अंदर भी राजस्थान नाम का उल्लेख आता है। और इसके अलावा राजस्थान नाम का जो दूसरा प्रमाण है वो अपने पास है 1800 ईस्वी का। 1800 ईस्वी का प्रमाण है इतिहासकार जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान को राजपूताना नाम दिया है। राजपूताना जो काफ़ी फेमस रहा है नाम। राजस्थान का राजपूताना नाम है वो जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में दिया है। और इनकी पुस्तक थी उसके अंदर इन्होंने इस नाम का प्रमाण मिलता है। पुस्तक का नाम है द मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। द मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। इस पुस्तक के अंदर जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में राजपूताना नाम बताया है राजस्थान का। इसके अलावा राजस्थान नाम का एक और प्रमाण मिलता है और वो है राजस्थान के प्रसिद्ध इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड, जिन्हें हम राजस्थान के इतिहास लेखन का पितामह भी कहते हैं और इनको घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने राजस्थान का नाम रायथान, रजवाड़ा और राजस्थान, इन तीन नामों का प्रयोग राजस्थान के लिए कर्नल जेम्स टॉड ने 1829 में इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी। उसके अंदर इन्होंने इन तीन नामों का प्रयोग राजस्थान के लिए किया था। तो उस पुस्तक का नाम है एनाल्स, दी एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। ये कर्नल टॉड की पुस्तक है जो प्रसिद्ध पुस्तक है। इसका कई बार नाम पूछ लिया जाता है तो आपको नाम याद रखना है, दी एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। इसके अंदर 1829 में इन्होंने राजस्थान का नाम बताया था, रायथान, रजवाड़ा और राजस्थान। इसके अलावा कर्नल टॉड ने 1832 के अंदर एक और पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है द ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। इस पुस्तक के अंदर भी कर्नल टॉड ने इन तीन नामों का उल्लेख राजस्थान के लिए किया है। तो सबसे पहले राजस्थान नामकरण का प्रमाण हमें 625 ईस्वी में मिलता है। उसके बाद हमें 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने राजपूताना नाम दिया, उसके बारे में मिलता है। और फिर 1829 में कर्नल टॉड ने राजस्थान का नाम रायथान, रजवाड़ा या राजस्थान बताया है। और कर्नल टॉड की ये दो पुस्तकें हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और इनको आप याद रख सकते हैं।
राजस्थान नाम का वर्तमान स्वरूप है, इसको संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ उसके बारे में देखते हैं। 26 जनवरी 1950 इसी दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था और इसी दिन राजस्थान को राजस्थान नाम मिला, यानी कि राजस्थान शब्द को संवैधानिक मान्यता दी गई, संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ राजस्थान को। तो कई बार ये सीधा सीधा सवाल पूछ लिया जाता है कि राजस्थान का वर्तमान नाम है उसको संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ, तो उसका आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950, यानी कि हमारे देश का संविधान लागू हुआ उसी दिन से राजस्थान नाम को संवैधानिक दर्जा भी प्राप्त हो गया। तो ये था राजस्थान नामकरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रमाण जिनके बारे में हमें ध्यान रखना है, विशेषकर कर्नल टॉड की पुस्तक है, जॉर्ज थॉमस की पुस्तक हैं और जो वो सिरोही का बसंतगढ़ शिलालेख हैं उसके बारे में आपको ध्यान रखना है। राजस्थान की स्थिति और विस्तार के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले राजस्थान का जो स्थिति है वो भारत के संदर्भ में किस दिशा में है वो देखते हैं और विश्व के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति क्या है, क्योंकि कई बार डायरेक्ट सवाल पूछ लिया जाता है राजस्थान की स्थिति को लेकर। तो सबसे पहले अपन देखते हैं ये पृथ्वी है और इसके अंदर ये 0 डिग्री है भूमध्य रेखा और यहाँ से जो है 180 डिग्री है ग्रीनविच रेखा। तो अपना जो भारत है वो यहाँ पर है। तो ये भारत की स्थिति देखें तो ये उत्तर है और ये पूर्व है, तो उत्तर और पूर्व के बीच में होगी उत्तर पूर्व दिशा। तो भारत ग्लोब पर देखें तो उत्तरी गोलार्ध के अंदर है और वैसे देखें तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध के अंदर है। और फिर हम ये भारत हैं तो इसको भी ऐसे हम 4 दिशाओं में बांटे, तो भारत के अंदर भी राजस्थान की स्थिति है वो यहाँ पर है। तो ये उत्तर दिशा हो जाएगी और ये पश्चिम दिशा हो जाएगी। तो इस हिसाब से देखें तो राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में है, यानी कि ग्लोब पर भारत की स्थिति है वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है और भारत के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति देखें तो वो है उत्तर पश्चिम में, यानी कि भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में राजस्थान स्थित है। तो ये है राजस्थान की स्थिति और अब हम राजस्थान के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले सामान्य जानकारी देख लेते हैं। राजस्थान का जो कुल क्षेत्रफल है वो है 3,42,239 किलोमीटर। तो ये राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है और इसको यदि वर्ग मील में देखें तो ये अपने 1,32,139 वर्ग मील हो जाएगा। तो ये दोनों डाटा आपको याद रखने हैं, कई बार एग्जामिनर वर्ग मील के अंदर भी पूछ लेता है, तो अपने को ध्यान में रखना है। तो ये राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो भारत के क्षेत्रफल का 10.41% है, यानी भारत का जो कुल क्षेत्रफल है उसका 10.41% क्षेत्रफल राजस्थान का है। और आपको पता ही है राजस्थान है वो भारत का सबसे बड़ा राज्य है और सबसे बड़े राज्य का दर्जा है वो 1 नवंबर 2000 को मिला था, क्योंकि 1 नवंबर 2000 को एमपी से छत्तीसगढ़ अलग हो गया था। पहले एमपी भारत का सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था और जब छत्तीसगढ़ अलग हो गया तो फिर अब राजस्थान है वो भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो इस हिसाब से ये राजस्थान है वो 3,42,239 किलोमीटर में फैला हुआ है। भारत के क्षेत्रफल का 10.41% है और विश्व का देखें तो विश्व के क्षेत्रफल का राजस्थान है वो 0.25% है, यानी विश्व का कुल क्षेत्रफल है उसका 0.25% है, इतने में राजस्थान फैला हुआ है। तो ये है राजस्थान का क्षेत्रफल और जो भारत के संदर्भ में उसका परसेंटेज है वो। तो अब हम राजस्थान की अक्षांशीय व देशांतरीय स्थिति है उसके बारे में देखते हैं। तो राजस्थान का जो अक्षांश है वो यहाँ से शुरू होता है और वो है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। और राजस्थान का जो देशांतरीय विस्तार है वो यहाँ से शुरू होता है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर
69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर यहाँ तक है 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। तो राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट तक और देशांतरीय स्थिति 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट है। और यदि आपको पूछ ले कि अक्षांशीय स्थिति में जो अंतर है वो कितना है, तो वो अपन यहाँ पर देख लेते हैं। 30 डिग्री 12 मिनट से अपन 23 डिग्री 3 मिनट को घटाएंगे तो अपने पास ये आ जाएगा 7 डिग्री 9 मिनट। तो ये राजस्थान का जो यहाँ से लेकर यहाँ तक अक्षांशीय विस्तार है वो है 7 डिग्री 9 मिनट। और इसी तरीके से आपको पूछ ले कि देशांतरीय विस्तार है वो कितना है, तो उसको भी हम घटाकर देख लेते हैं। 78 डिग्री 17 मिनट में से हम 69 डिग्री 30 मिनट को घटाएंगे तो ये अपने आ जाएगा 8 डिग्री और 47 मिनट। तो ये हो जाएगा देशांतरीय विस्तार यहाँ से लेकर यहाँ तक का। तो देशांतरीय विस्तार पूछे आपसे तो 8 डिग्री 47 मिनट और अक्षांशीय विस्तार पूछे तो 7 डिग्री 9 मिनट होगा। और एक बात और है, जो देशांतरीय विस्तार है यहाँ से लेकर यहाँ तक वो है अपना 8 डिग्री और 4 मिनट। लेकिन कभी कभी हमें पूछ लेता है, आपको पता होगा कि देशांतर है वो समय को बताते हैं, यानी कि 1 डिग्री है वो 4 मिनट को बताता है। तो इसी तरीके से जो अपना देशांतरीय विस्तार है राजस्थान का, उसमें कितने मिनट का अंतर आएगा, तो वो आप 8 डिग्री 47 मिनट को 4 से गुणा करेंगे तो लगभग 35 मिनट और 8 सेकंड का टाइम आपके पास आएगा। तो ये भी कई बार पूछा गया है और ये जो अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार है वो भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको एग्जैक्टली याद रखना है। और अब अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति के बाद हम राजस्थान की जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई और पूर्व से पश्चिम की लंबाई है उसके बारे में देखते हैं। तो राजस्थान वीरों की भूमि है, तो राजस्थान की जो चौड़ाई है वो ज़्यादा होगी, यानी कि राजस्थान में वीरों की छाती चौड़ी होती हैं, तो उस हिसाब से अपन याद रख सकते हैं कि राजस्थान की चौड़ाई ज़्यादा होगी और लंबाई कम होगी। तो राजस्थान की चौड़ाई है वो 869 किलोमीटर है और जो उत्तर से दक्षिण लंबाई है वो है 826 किलोमीटर। यानी आप कंफ्यूज होते हैं तो इस तरीके से याद रख सकते हैं कि राजस्थान की चौड़ाई ज़्यादा है, क्योंकि राजस्थान वीरों की भूमि है और वीरों की छाती आपको पता है चौड़ी होती है। तो इस तरीके से अपन याद रख सकते हैं। और कई बार इसका भी अब जो नए पैटर्न के सवाल आते हैं उसमें ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम लंबाई है उसका अंतर कितना है, तो वो भी अपन देख लेते हैं। 869 में से 826 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 43 किलोमीटर। तो 43 किलोमीटर है वो उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम लंबाई का अंतर है। और ये क्वेश्चन आपके जो अभी एग्जाम हुआ था 2nd ग्रेड का उसके अंदर ये पूछा गया था। तो इस तरीके से आपको उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम लंबाई याद रखनी है। और अब इसके बाद अपन देखते हैं राजस्थान का जो उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, पश्चिमी बिंदु और पूर्वी बिंदु, यानी राजस्थान के जो सीमांकन के जो बिंदु हैं उनके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा अपना कोणा गांव जो पड़ता है गंगानगर के अंदर। ये राजस्थान का उत्तरी बिंदु है कोणा गांव और राजस्थान का दक्षिण बिंदु है वो है बोरकुंड गांव और ये पड़ता है बांसवाड़ा के अंदर, कुशलगढ़ शहर है वहाँ पर पड़ता है बोरकुंड गांव। तो उत्तरी बिंदु कोणा गांव और दक्षिणी बिंदु बोरकुंड गांव। और जो पश्चिमी बिंदु है वो हो जाएगा अपने कटरा जैसलमेर के अंदर, ये हो जाएगा अपना पश्चिमी बिंदु। और पूर्वी बिंदु है वो हो जाएगा सिलाना और सिलाना है ये है धौलपुर के अंदर। तो उत्तरी बिंदु कोणा गांव, दक्षिणी बिंदु बोरकुंड और पश्चिमी बिंदु कटरा गांव और सिलाना है वो पूर्वी बिंदु हो जाएंगे। तो ये राजस्थान के चारों बिंदु हैं और ये भी आपको ध्यान रखने हैं। तो अब राजस्थान की जो स्थिति विस्तार है उसके अंदर देखें तो ये है अपना 23 डिग्री 3 मिनट और इससे जस्ट थोड़ा सा ऊपर यहाँ से अपनी जो 23.5 डिग्री रेखा है 23 डिग्री 30 मिनट, ये रेखा है जिसे हम कर्क रेखा बोलते हैं।
और वो राजस्थान के दक्षिण में 2 जिले हैं यहाँ पर, ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा। बांसवाड़ा के मध्य से गुजरती है और डूंगरपुर के दक्षिणी भाग से गुजरती हैं कर्क रेखा। और इसकी आपको लंबाई राजस्थान के अंदर पूछ ले तो 26 किलोमीटर लंबाई है राजस्थान के अंदर, जिसमें से 1 किलोमीटर डूंगरपुर में और 25 किलोमीटर है वो बांसवाड़ा के अंदर है। तो राजस्थान में जो कर्क रेखा की लंबाई है वो है 26 किलोमीटर और डूंगरपुर और बांसवाड़ा से ये कर्क रेखा गुजरती है। और एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि कर्क रेखा के सबसे नज़दीक राजस्थान का कौन सा शहर है, तो वो अपना हो जाएगा कुशलगढ़ बांसवाड़ा। कुशलगढ़ बांसवाड़ा का शहर है वो राजस्थान में कर्क रेखा है उसके सबसे नज़दीक शहर है। और कर्क रेखा के बारे में आपको पता ही होगा कि 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं और इसी दिन 2015 से योग दिवस मनाना शुरू किया गया है। ये भी स्टैटिक जीके के हिसाब से इम्पोर्टेंट बिंदु है। 2015 के अंदर 21 जून के दिन योग दिवस मनाने की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी और इसी दिन है वो सबसे बड़ा दिन होता है ये 21 जून। और उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं 21 जून के दिन। तो ये भी आपको फैक्ट याद रखने हैं। इसके अलावा एक और फैक्ट है जो भी आपको याद रखना है। तो ये तो हो गई उत्तर से दक्षिण लंबाई और ये हो गई पूर्व से पश्चिम लंबाई। और कई बार राजस्थान के विकर्ण हैं वो भी पूछ लिए जाते हैं। तो ये जो विकर्ण होगा जिसे हम उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व विकर्ण कहेंगे, तो इसकी लंबाई आपके हो जाएगी 850 किलोमीटर। और ये जो यहाँ से विकर्ण होगा उसकी लंबाई जिसे हम उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम विकर्ण कहेंगे, इसकी लंबाई अपने हो जाएगी 784 किलोमीटर। तो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व विकर्ण की लंबाई 850 किलोमीटर और जो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम विकर्ण है उसकी लंबाई 784 किलोमीटर हो जाएगी। और एक फैक्ट आपको और बता दूं, जो राजस्थान है इसके ये है अपने 23 डिग्री और यहाँ से ये जो मध्य अक्षांश है राजस्थान से जो गुजरता है वो है अपने 26 डिग्री। 26 डिग्री 26.5 डिग्री एग्जैक्ट मान लेते हैं, वो राजस्थान का मध्य अक्षांश है और ये राजस्थान को 2 भागों में बांटता है। और इसी प्रकार से यहाँ से ये देशांतर शुरू होता है 69 डिग्री से और ऐसे चलते चलते जो ये 74 डिग्री है, 74 डिग्री जिसे हम एग्जैक्ट देखें तो 73 डिग्री और 56 मिनट आएगा, ये राजस्थान का मध्य देशांतर है। तो ये मध्य अक्षांश और मध्य देशांतर है रेखाएं हैं वो जहाँ पर मिलती हैं वो राजस्थान का सेंटर पॉइंट है और वो है आपको पूछ ले तो लापोलाई गांव। लापोलाई गांव मेड़ता नागौर के अंदर पड़ता है। लापोलाई गांव ये राजस्थान का मध्य बिंदु माना जाता है। तो फ्रेंड्स, राजस्थान की जो कुल सीमा है पूरी की पूरी बाउंड्री उसकी लंबाई है वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। राजस्थान की कुल सीमा 5920 किलोमीटर है, 5920 किलोमीटर। और इस सीमा को आप जानते हैं 2 भागों में बांटा गया है, तो वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। सबसे पहले राजस्थान की जो सीमा है वो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी दूसरे देश से लगती हैं, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो पाकिस्तान से लगती हैं और बाकी ये जो सारी सीमा है वो है अंतर्राज्यीय सीमा। तो कुल सीमा 5920 किलोमीटर है, उनमें से जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो है 1070 किलोमीटर और ये अपने पड़ोसी देश हैं पाकिस्तान, उसके साथ लगती हैं पूरी की पूरी 1070 किलोमीटर। और इस सीमा को आपको पता ही होगा रेड क्लिफ रेखा कहते हैं, रेड क्लिफ रेखा। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती हैं 1070 किलोमीटर लगती हैं और इसको रेड क्लिफ लाइन भी कहते हैं, जो यहाँ से शुरू होती हैं और यहाँ तक है। तो इसको हम विस्तार से देख लेते हैं और फिर बात करेंगे अंतर्राज्यीय सीमा की, जो कि अपने यहाँ पर हो जाएगी 4850 किलोमीटर। ये हो जाएगी अंतर्राज्यीय सीमा, जो
इन राज्यों से लगती हैं, जिसमें यहाँ पर यहाँ तक हो जाएगा पंजाब, और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा हरियाणा, और फिर यहाँ तक हो जाएगा उत्तर प्रदेश, और फिर यहाँ तक हो जाएगा मध्य प्रदेश, और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा गुजरात। तो इन 5 राज्यों से राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमाएं वो लगती हैं, और इसकी कुल लंबाई है वो 4850 किलोमीटर है, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो 1070 किलोमीटर है, और वो यहाँ पर पाकिस्तान के साथ लगती हैं। तो इसमें 1070 किलोमीटर लंबाई है, और यहाँ पर गंगानगर है, और गंगानगर का हिंदूमल कोट गंगानगर से ये जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो शुरू होती हैं, और यहाँ पर बाड़मेर के अंदर है बाखासर गांव शाहगढ़ तहसील के अंदर बाड़मेर, यहाँ तक अंतर्राष्ट्रीय सीमा का विस्तार है। हिंदूमल कोट से लेकर बांकासर बाड़मेर तक ये जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो लगती हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर राजस्थान के 4 जिले आते हैं, तो वो इस प्रकार हैं। सबसे पहले यहाँ पर गंगानगर हो जाएगा, और फिर यहाँ से बीकानेर हो जाएगा, और यहाँ पर जैसलमेर, और फिर यहाँ पर बाड़मेर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा गंगानगर, ये बीकानेर, ये जैसलमेर, और यहाँ पर बाड़मेर। तो आपको विशेष बात याद रखनी है कि जोधपुर की सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती है। तो गंगानगर की सीमा लगती है 210 किलोमीटर, बीकानेर की लगती हैं 168 किलोमीटर, जैसलमेर की लगती हैं 467 किलोमीटर, और बाड़मेर से लगती हैं वो लगती हैं 228 किलोमीटर। तो ये सब मिलाकर 1070 किलोमीटर हैं वो राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। और इस पर राजस्थान के 4 जिले हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा सीमा है वो जैसलमेर की लगती हैं, और सबसे कम पूछे तो वो लगती हैं बीकानेर से 168 किलोमीटर। तो इसके अलावा पाकिस्तान के ज़िले हैं वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं हैं। हालांकि आपको बता दूं पाकिस्तान के 9 ज़िले हैं वो राजस्थान से सीमा बनाते हैं। पाकिस्तान के 9 ज़िले राजस्थान से सीमा बनाते हैं, और राजस्थान के ये 4 ज़िले हैं वो पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं। तो ये हो गई अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, जिसे रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। तो अब हम राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा है उसके बारे में देखते हैं। तो इसकी कुल लंबाई है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक 4850 किलोमीटर है, और इसमें जो 5 राज्य हैं उनकी सीमा राजस्थान से लगती है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं पंजाब से। तो पंजाब की सीमा है वो 89 किलोमीटर लगती हैं राजस्थान से, और हरियाणा की सीमा है वो 1262 किलोमीटर लगती हैं, और उत्तर प्रदेश से 877 किलोमीटर लगती हैं, और एमपी से सर्वाधिक 1600 किलोमीटर लगती हैं, और गुजरात से वो है 1022 किलोमीटर लगती हैं। तो इन 500 राज्यों की कुल मिलाकर 4850 किलोमीटर है वो अंतर्राज्यीय सीमा है। तो अब अंतर्राज्यीय सीमा पर कौन कौन से ज़िले आएंगे राजस्थान के, उसके बारे में हम विस्तार से देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पंजाब से शुरू करते हैं। काफ़ी लोग इसकी ट्रिक बताते हैं, लेकिन ट्रिक से इतना याद नहीं रहता है। अपन मैप के माध्यम से देखेंगे कि कौन से ज़िले की कहाँ पर स्थिति है, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि कौन सा ज़िला है वो किस राज्य के साथ लगता है। तो देखते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं पंजाब से। तो पंजाब की सीमा है वो राजस्थान के 2 ज़िले बनाते हैं, यानी कि एक तो ये गंगानगर हो जाएगा यहाँ से, और दूसरा हो जाएगा हनुमानगढ़। तो ये गंगानगर और हनुमानगढ़ 2 ज़िले हैं वो पंजाब से सीमा बनाते हैं, और पंजाब के भी 2 ज़िले हैं वो राजस्थान से सीमा बनाते हैं। उसको आप FM से याद रख सकते हैं, फाजिल्का और मुक्तसर। ये 2 ज़िले हैं वो राजस्थान से सीमा बनाते हैं। पंजाब के साथ 2 ज़िले राजस्थान के सीमा बनाते हैं, और पंजाब के भी 2 ज़िले राजस्थान से सीमा बनाते हैं। तो इसी तरीके से हरियाणा के ज़िले हैं वो 7 ज़िले हैं। 7 ज़िले हरियाणा से सीमा बनाते हैं राजस्थान के। तो इसमें सबसे पहला ये हनुमानगढ़ हो जाएगा, जो पंजाब से भी बनाता है और हरियाणा से भी बनाएगा। तो हनुमानगढ़ हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर शुरू हो जाएगा, झुंझुनू हो जाएगा, और सीकर हो जाएगा। तीनों शेखावटी के लगातार हो जाएंगे। और फिर यहाँ पर हो जाएगा अपना जयपुर।
और जयपुर के बाद अलवर और अलवर के बाद भरतपुर। तो ये 7 ज़िले हैं वो सीमा बनाएंगे हरियाणा से, यानी कि चूरू, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, अलवर और भरतपुर। ये 7 ज़िले लगातार हैं, इसको आप सीक्वेंस में याद रखेंगे। और हरियाणा से सीमा बनाते हैं सातों के सातों ज़िले। और हरियाणा के भी 7 ज़िले हैं वो राजस्थान के इन 7 ज़िलों से सीमा बनाते हैं। तो हरियाणा के ज़िले इतने याद रखने की ज़रूरत नहीं है, अपन को ये राजस्थान के ज़िले याद रखने हैं। तो अब यहाँ तक हो गया है। तो यहाँ तक अब यूपी के हैं 2 ज़िले, यूपी के 2 ज़िले हैं वो राजस्थान से सीमा बनाते हैं। तो और राजस्थान के भी 2 ज़िले हैं यूपी से सीमा बनाते हैं। तो एक तो ये अपना भरतपुर हो जाएगा और इसके नीचे हो जाएगा धौलपुर, धौलपुर हो जाएगा। तो भरतपुर और धौलपुर यूपी से सीमा बनाते हैं। और यूपी के भी 2 ज़िले हैं, आगरा और मथुरा, आप याद रखें तो रख लेना। आगरा और मथुरा हैं वो राजस्थान से सीमा बनाते हैं, और राजस्थान के भरतपुर और धौलपुर हैं वो यूपी से सीमा बनाते हैं। तो पंजाब के 2 हो गए, हरियाणा से 7 हो गए, यूपी से 2 हो गए। अब अपना जो मध्य प्रदेश है जिसकी 1600 किलोमीटर सबसे ज़्यादा अंतर्राज्यीय सीमा है, तो उसके अंदर अपने आएंगे 10 ज़िले। टोटल 10 ज़िले हैं वो सीमा बनाएंगे राजस्थान से। तो उसको अपन क्रम वाइज देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये धौलपुर हो जाएगा, धौलपुर के बाद करौली, सवाई माधोपुर, और यहाँ पर कोटा, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, और फिर कोटा से यहाँ हो जाएगा 12, और यहाँ पूरा हो जाएगा झालावाड़। झालावाड़ है उसकी सबसे ज़्यादा अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है झालावाड़, और सबसे कम देखे तो वो बनाता है बाड़मेर 14 किलोमीटर। तो यहाँ झालावाड़ तक हो गया। अब झालावाड़ के बाद यहाँ पर थोड़ा सा भीलवाड़ा आ जाएगा, भीलवाड़ा, और फिर यहाँ पर चित्तौड़गढ़ आ जाएगा। एक बात यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखने योग्य है कि जो ये चित्तौड़गढ़ है ये 2 बार सीमा बनाता है। एक तो यहाँ पर बनाएगा और दूसरा थोड़ा सा यहाँ पर बनाएगा। ये 2 बार सीमा बनाता है चित्तौड़गढ़। और इसी तरह कोटा भी है, वो यहाँ से भी सीमा बनाता है और यहाँ पर भी सीमा बनाता है। कोटा भी 2 बार सीमा बनाएगा और चित्तौड़गढ़ भी 2 बार सीमा बनाएगा। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है। और झालावाड़ सबसे अधिक सीमा बनाएगा, और बाड़मेर है वो सबसे कम सीमा बनाएगा अंतर्राज्यीय सीमा पूछे तो। और अंतर्राष्ट्रीय में आपको बता दिया है जैसलमेर सर्वाधिक और बीकानेर है वो सबसे कम सीमा बनाएगा। तो अब चित्तौड़गढ़ हो गया, और चित्तौड़गढ़ के बाद हो जाएगा अपना ये प्रतापगढ़, और प्रतापगढ़ के बाद हो जाएगा बांसवाड़ा। तो ये अपना सीक्वेंस में 10 ज़िले हो जाएंगे, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, 12, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। ये 10 ज़िले हैं वो मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाएंगे। अब गुजरात के साथ सीमा की बात करें तो गुजरात के साथ हैं वो 6 ज़िले हैं वो गुजरात के साथ सीमा बनाएंगे। तो एक तो ये बांसवाड़ा हो जाएगा, बांसवाड़ा के बाद यहाँ पर डूंगरपुर हो जाएगा, डूंगरपुर के बाद उदयपुर, उदयपुर के बाद सिरोही, सिरोही के बाद अपना जालोर, और जालोर के बाद ये बाड़मेर हो जाएगा। तो ये 6 ज़िले हैं सीक्वेंस में, ये 6 ज़िले गुजरात के साथ सीमा बनाते हैं राजस्थान की। तो एक बार अपन वापस देख लेते हैं। पंजाब के 2 ज़िले गंगानगर और हनुमानगढ़, हरियाणा से 7 ज़िले चूरू, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, अलवर, भरतपुर, और यूपी के साथ 2 ज़िले हैं अलवर और भरतपुर और धौलपुर, और फिर मध्य प्रदेश हैं उसके साथ 10 ज़िले लगेंगे। तो धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, 12, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। और फिर गुजरात के 6 ज़िले हैं, तो बांसवाड़ा से शुरू होगा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर और बाड़मेर। तो ये इस तरीके से कुल मिलाकर राजस्थान की बाउंड्री यानी सीमा पर टोटल कुल ज़िले हैं वो हैं 25, कुल 25 ज़िले हैं वो हैं सीमा पर। और इसके अलावा 8 ज़िले हैं वो हो जाएंगे अंतर्वर्ती, जो किसी भी राज्य या देश से सीमा नहीं बनाते हैं, वो हो जाएंगे 8 ज़िले, और 25 और 8 टोटल हो जाएंगे 33। तो जो अंतर्वर्ती ज़िले हैं उनके बारे में भी देख लेते हैं ताकि आपको लोकेशन पता चल जाएगी। तो अंतर्वर्ती ज़िलों में सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं जोधपुर से। तो यहाँ पर हो जाएगा जोधपुर, जोधपुर के जस्ट ऊपर हो जाएगा नागौर, नागौर के जोधपुर के नीचे हो जाएगा पाली,
तो बीच में जोधपुर, ऊपर नागौर और नीचे पाली। फिर यहाँ पर चलते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा अजमेर और फिर यहाँ आ जाएगा राजसमंद, अजमेर और फिर यहाँ पर आ जाएगा टोंक और फिर ऊपर हो जाएगा अपना दौसा और नीचे हो जाएगा बूंदी। तो ये इस तरीके से 8 अंतर्वर्ती ज़िले हैं जो किसी भी राज्य या देश से सीमा नहीं बनाते हैं। जोधपुर, नागौर, पाली, राजसमंद, अजमेर, टोंक, दौसा और बूंदी। तो ये 8 ज़िले हैं अंतर्वर्ती। तो अब हम ये सीमांकन है, इससे संबंधित कुछ फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला फैक्ट आता है, ये जो अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक दूर स्थित जिला कौन सा है? तो वो हो जाएगा अपना धौलपुर। यह आपको याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक दूर है वो कौन सा जिला है? तो धौलपुर हो जाएगा। और इसी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक नज़दीक जिला कौन सा है? तो वो हो जाएगा जालोर। सीमावर्ती को छोड़कर सबसे नज़दीक जिला मुख्यालय है वो जालोर का हो जाएगा और सबसे दूर है वो धौलपुर हो जाएगा। और फिर फैक्ट है, ये जो सीमा पर ज़िले हैं इनमें सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय गंगानगर का है और सबसे नज़दीक जिला मुख्यालय है वो है अपना बीकानेर का। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखने हैं। इसके अलावा आपको पूछ ले कि अंतर्राज्यीय सीमा है उस पर कितने ज़िले हैं? तो अंतर्राज्यीय सीमा पर हो जाएंगे 23 ज़िले। 23 ज़िले हैं वो अंतर्राज्यीय सीमा पर हो जाएंगे और कुल सीमावर्ती ज़िले 25 हैं, उनमें से 23 अंतर्राज्यीय सीमा पर है। इसके अलावा जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है उस पर आपको ध्यान रखना है कि वो क्या पूछ रहा है। यदि आपको सिर्फ अंतर्राज्यीय सीमा का पूछे तो उसके अंदर अपने हो जाएंगे 21 ज़िले, क्योंकि ये गंगानगर और बाड़मेर है वो अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमा बनाते हैं, तो ये इसमें नहीं गिने जाएंगे। सिर्फ अंतर्राज्यीय सीमा है उस पर 21 ज़िले हो जाएंगे और वैसे देखें अंतर्राज्यीय सीमा पर तो 23 होंगे और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 4 हैं। और सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय सीमा का पूछे तो ये हो जाएंगे बीकानेर और जैसलमेर हैं, इनकी सीमा सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय ही लगती है, अंतर्राज्यीय ही नहीं लगती है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज को काफ़ी ध्यान से पढ़कर ही क्वेश्चन करना है, क्योंकि इसमें कई बार गलती हो जाती है। और इसके अलावा यदि आपको पूछे कि ऐसे कौन से ज़िले हैं जो 2-2 राज्यों से सीमा बनाते हैं, तो उसके अंदर अपन देख लेते हैं। सबसे पहला ये हनुमानगढ़ है जो पंजाब के साथ भी बनाता है और हरियाणा के साथ भी सीमा बनाता है। और एक अपना ये हो जाएगा भरतपुर जो हरियाणा के साथ भी सीमा बनाता है और यूपी के साथ भी सीमा बनाता है। और फिर हो जाएगा धौलपुर जो यूपी के साथ भी सीमा बनाता है और एमपी के साथ भी सीमा बनाता है। और फिर यहाँ पर हो जाएगा बांसवाड़ा जो एमपी के साथ भी सीमा बनाता है और गुजरात के साथ भी सीमा बनाता है। तो हनुमानगढ़, भरतपुर, धौलपुर और बांसवाड़ा ये 4 ज़िले हैं जो 2-2 राज्यों से सीमा बनाते हैं, इनको भी आपको याद रखना है। तो इस तरीके से अपना राजस्थान का जो सीमांकन है वो पूरा हो जाता है। एक बार आपको जल्दी से मैं रिवाइज करके बता देता हूँ। राजस्थान की कुल सीमा है वो 5,920 किलोमीटर है, जिसको 2 भागों में बांटा गया है। अंतर्राष्ट्रीय 1070 और अंतर्राज्यीय हैं 4,850 किलोमीटर। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ लगती हैं, इसको रेड क्लिफ रेखा भी कहते हैं। और अंतर्राज्यीय सीमा है वो अपने ये जो 5 राज्य हैं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, इन 5 राज्यों के साथ अंतर्राज्यीय सीमा राजस्थान की लगती हैं जो टोटल हैं 4,850 किलोमीटर। और इनमें पंजाब के साथ 89 किलोमीटर, हरियाणा के साथ 1262 किलोमीटर और यूपी के साथ 877 किलोमीटर, एमपी के साथ 1600 किलोमीटर और गुजरात के साथ 1022 किलोमीटर हैं वो सीमा लगती हैं अंतर्राज्यीय सीमा। तो इस तरीके से ये राजस्थान का सीमांकन हो गया है। तो आज हम राजस्थान की संभागीय व्यवस्था पढ़ रहे हैं। तो आपको पता होगा राजस्थान में अभी 7 संभाग हैं और 33 ज़िले हैं। तो 7 संभाग कब बने उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं पहले। तो दोस्तों सबसे पहले तारीख आती है 30 मार्च 1949। इस दिन राजस्थान का जो एकीकरण चल रहा था उसका 4था चरण है वो पूरा हुआ था, वृहद राजस्थान संघ बना था। और उस टाइम राजस्थान के अंदर 5 संभाग थे। 5 संभाग थे 30 मार्च 1949 को। तो वो 5 संभाग कौन कौन से थे वो अपन देख लेते हैं। तो जोधपुर, जयपुर, बीकानेर,
कोटा और उदयपुर, ये 5 संभाग थे। और जो अजमेर और भरतपुर संभाग हैं वो बाद में बनाए गए। तो 30 मार्च को 5 संभाग थे और उसके बाद तारीख आती है 24 अप्रैल 1982। इस टाइम राजस्थान के अंदर सीएम होते हैं मोहनलाल सुखाड़िया। तो मोहनलाल सुखाड़िया की सरकार ने इस जो 5 संभाग की व्यवस्था थी उसको ख़त्म कर दिया, संभागीय व्यवस्था को इन्होंने ख़त्म कर दिया। और फिर तारीख आती है 26 जनवरी सॉरी, यहाँ पर 1982 नहीं है, 62 हैं, वो आप ध्यान रखना, 1962। और फिर 26 जनवरी 1987 को इस टाइम राजस्थान के अंदर सरकार थी हरिदेव जोशी की, सीएम थे हरिदेव जोशी। तो जोशी जी की सरकार ने वापस संभागीय व्यवस्था को शुरू किया। तो उन्होंने इस संभागीय व्यवस्था को वापस शुरू नहीं किया, उन्होंने नए सिरे से पूरी संभागीय व्यवस्था बनाई और 5 संभाग तो यही रखे। और ये जो जयपुर संभाग था इससे अलग करके 6ठा संभाग बनाया था अजमेर को जयपुर से अलग करके 6ठा संभाग बनाया था हरिदेव जोशी ने 26 जनवरी 1987 को। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है बढ़िया सा कि राजस्थान के अंदर संभाग शून्य काल कौन सा है। तो 1962 से लेकर 87 तक का जो काल है उसको संभाग शून्य काल बोला जाता है और ये कई बार एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो इसके बाद जो 7वां संभाग है वो 4 जून 2005 को यहाँ पर राजस्थान में सीएम थी वसुंधरा राजे की सरकार ने जो 7वां संभाग है भरतपुर संभाग, जो कोटा और जयपुर का कुछ भाग शामिल करके 7वां संभाग बनाया भरतपुर को वसुंधरा राजे की सरकार ने 4 जून 2005 को। तो इस तरीके से ये जो 7 संभाग की राजस्थान में व्यवस्था है उसका निर्माण हुआ था। इनकी आपको ये जो डेट है वो याद रखनी है। अब अपन देखते हैं राजस्थान में जो 7 संभाग हैं उनकी क्या स्थिति है और उन 7 संभाग के अंदर कौन कौन से ज़िले आते हैं उनके बारे में देखते हैं। तो अपन मैप के हिसाब से समझेंगे तो आपको बढ़िया समझ आएगा, और कौन से ज़िले हैं किस संभाग में हैं उसकी अपन ट्रिक से इसको बढ़िया तरीके से याद कर लेंगे। तो सबसे पहले ये है अपना जोधपुर संभाग, और ये है बीकानेर संभाग। फिर यहाँ पर आ जाएगा जयपुर संभाग, ये बीच में आ जाएगा अजमेर संभाग जो 6ठा संभाग था और 26 जनवरी 1987 को बना था। तो ये हो जाएगा अपने यहाँ पर भरतपुर संभाग जो नवीनतम संभाग है, और यहाँ पर है कोटा संभाग, और नीचे ये हो जाएगा उदयपुर संभाग। तो ये 7 संभागों की स्थिति हैं, आपको ध्यान में रखना है। अब अपन देखते हैं इन संभागों के अंदर कौन कौन से ज़िले आते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं बीकानेर के अंदर 4 ज़िले आते हैं। तो वो 4 ज़िले कौन कौन से हैं उसके बारे में देखते हैं। तो आपको एक ट्रिक याद रखनी है, बिच्छू, हनु, गंगा, यानी कि बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़ और गंगानगर। तो बिच्छू, हनु, गंगा से आपको ये 4 ज़िले याद रखने हैं बीकानेर संभाग के। और अब अपन देखते हैं जयपुर। तो जयपुर के अंदर आपको पता है 5 संभाग आते हैं। तो वो 5 संभाग हैं, उनकी ट्रिक होगी आपके अज्जू दोसीज से आपको ये 5 ज़िले याद रखने हैं, अलवर, झुंझुनू, दौसा और सीकर और जयपुर। अलवर, झुंझुनू, दौसा, सीकर और जयपुर, ये 5 ज़िले आएंगे जयपुर संभाग के अंदर। अज्जू दोसी से आप इनको याद रख सकते हैं। अब देखते हैं भरतपुर संभाग। भरतपुर के अंदर 4 ज़िले आते हैं। तो उनकी ट्रिक हो जाएगी सब धौंक से ये सवाई माधोपुर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। सवाई माधोपुर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, तो ये हो जाएगा सब धौंक से भरतपुर संभाग के 4 ज़िले। और अब देखते हैं कोटा संभाग। तो कोटा संभाग के अंदर भी 4 ज़िले आते हैं और उसकी ट्रिक हो जाएगी अपने कोजा बाबू। तो कोटा, झालावाड़, बारां और बूंदी। कोटा, झालावाड़, बारां और बूंदी, ये जो हाड़ौती प्रदेश हैं ये कोटा संभाग के अंदर 4 ज़िले आ जाएंगे। इसको अपन कोजा बाबू से याद रख लेंगे आसानी से। तो अब देखते हैं अजमेर संभाग। तो अजमेर संभाग के ज़िले हैं उसको याद रखेंगे। अजमेर में भी 4 ज़िले आते हैं। तो इनकी ट्रिक हो जाएगी
अभी नाटो। तो ये अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर और टोंक। अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर और टोंक से ये 4 ज़िले बन जाएंगे अपने अजमेर संभाग के अभी नाटो से। तो ये ट्रिक आपको ध्यान रखनी है। अब देखते हैं उदयपुर संभाग। तो उदयपुर के अंदर 6 ज़िले आते हैं, तो उनकी ट्रिक हो जाएगी राजसीबा ऊपर डूंगर, राजसीबा ऊपर डूंगर। तो ये राजसमंद, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, उदयपुर, प्रतापगढ़ और ये डूंगरपुर। तो ये 6 ज़िले हो जाएंगे उदयपुर संभाग, राजसीबा ऊपर डूंगर। और अब अपना जोधपुर संभाग है, उसके अंदर भी 6 ज़िले आते हैं। तो उनकी ट्रिक हो जाएगी, यहाँ लिख देता हूँ मैं, पासी, जाजे, जोबा, पाची, जाजे, जोबा। तो ये इससे हो जाएगा पाली, सिरोही, जालोर, जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर। ये 6 ज़िले हो जाएंगे, पाली, सिरोही, जालोर, जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर। तो ये हो जाएगी पासी, जाजे, जोबा से जोधपुर संभाग के 6 ज़िले। तो इस तरीके से आपको 7 संभाग में कौन कौन से ज़िले किस संभाग में आते हैं वो याद रख सकते हैं बहुत ही आसानी से। बीकानेर संभाग 4 ज़िले, बिच्छू, हनु, गंगा। जयपुर 5 ज़िले, अजू, दोषी। भरतपुर 4 ज़िले, सब, धौंक। कोटा 4 ज़िले, कोजा, बाबू। अजमेर 4 ज़िले, अभी नाटो। उदयपुर 6 ज़िले, राजसीबा ऊपर डूंगर। और जोधपुर के 6 ज़िले, पासी, जाजे, जोबा। तो इस तरीके से अपन जो 7 संभाग हैं उसके सभी ज़िले किस संभाग में आते हैं वो आसानी से याद रख सकते हैं। तो अब अपन इन संभागों से जुड़े कुछ फैक्ट हैं जिनको एग्ज़ाम में कई बार वन लाइनर रूप में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि सबसे बड़ा संभाग कौन सा है। तो सबसे बड़ा संभाग है वो हो जाएगा अपना जोधपुर संभाग। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे नवीनतम संभाग कौन सा है तो वो हो जाएगा भरतपुर संभाग, उसको भी आपको ध्यान में रखना है। और फैक्ट देखें तो यदि आपसे पूछ ले कि सबसे ज़्यादा साक्षरता किस संभाग के अंदर है तो वो हो जाएगा जयपुर, सर्वाधिक साक्षरता, सर्वाधिक साक्षरता। और सर्वाधिक साक्षरता पूछ सकता है तो ये भी पूछ सकता है कि न्यूनतम साक्षरता किस संभाग में है। तो न्यूनतम साक्षरता अपने जोधपुर संभाग में हो जाएगी। न्यूनतम साक्षरता वाला संभाग हो जाएगा जोधपुर। तो ये हो गई साक्षरता की बात। और फिर देखें कि कई बार पूछ लेते हैं कि सर्वाधिक नदियां किस संभाग में बहती हैं। तो सर्वाधिक नदियों वाला संभाग हो जाएगा कोटा, सर्वाधिक नदियां। और फिर पूछ ले सबसे कम नदियां किस संभाग में बहती हैं तो सबसे कम नदियां हो जाएगी आपके बीकानेर संभाग में। न्यूनतम नदियों वाला संभाग हो जाएगा बीकानेर, क्योंकि जो बीकानेर और चूरू है उनके अंदर कोई भी नदी नहीं बहती है। तो इस संभाग में विशेषकर एक घग्गर नदी बहती हैं। तो ये आप याद रख सकते हैं कि बीकानेर में सबसे कम नदियां हैं और सबसे अधिक नदियां हैं वो हो जाएगी कोटा संभाग के अंदर। और फिर यदि आपसे पूछ ले कि ऐसा कौन सा संभाग है जिससे उद्गम होने वाली नदियां अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों में गिरती हैं तो ये उदयपुर संभाग है। यहाँ से निकलने वाली नदियां हैं वो अरब सागर के अंदर भी गिरती हैं और बंगाल की खाड़ी में भी गिरती हैं। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। और फिर पूछ ले कि सर्वाधिक वर्षा किस संभाग में होती है तो वो अपना कोटा संभाग हो जाएगा। और यदि आपसे पूछ ले कि सर्वाधिक जो लिंगानुपात है वो किस संभाग में है तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला हो जाएगा उदयपुर संभाग, सर्वाधिक लिंगानुपात। और सर्वाधिक लिंगानुपात उदयपुर का हो जाएगा। और सबसे कम लिंगानुपात पूछे तो वो हो जाएगा भरतपुर संभाग। भरतपुर संभाग में है सबसे कम लिंगानुपात। और भरतपुर संभाग का एक फैक्ट आपको और याद रखना है कि भरतपुर एकमात्र ऐसा संभाग है जिसके सभी ज़िले हैं वो अंतर्राज्यीय सीमा से लगते हैं, यानी सभी ज़िले सीमा पर स्थित हैं भरतपुर संभाग के। ये भी फैक्ट आपको याद रखना है। और इसके अलावा यदि आपसे पूछ ले कि ऐसा कौन सा संभाग है जिसके अंदर 5 ज़िले हैं तो ये अपना जयपुर संभाग है, वो एकमात्र संभाग है जिसके अंदर 5 ज़िले हैं। बाकी जोधपुर और उदयपुर में 6 ज़िले हैं। और ये जो बीकानेर, अजमेर, भरतपुर और कोटा 4 संभाग ऐसे हैं जिनके अंदर 4 ज़िले हैं। तो ये थे संभागीय व्यवस्था से जुड़े हुए कुछ फैक्ट जो आपको याद रखने हैं। और इस तरीके से ये अपनी जो संभागीय व्यवस्था है वो पूरी हो जाती हैं।
तो अब अपन देख लेते हैं जिला निर्माण, क्योंकि कई बार ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि राजस्थान में 32वां जिला कौन सा बना। तो इस तरीके से आपको याद रखने के लिए अपन जिला निर्माण देख लेते हैं। तो सबसे पहले 1 नवंबर 1956, जिस टाइम राजस्थान का जो एकीकरण है वह पूर्ण हो चुका था, और उस टाइम बना था अपना 26वां जिला अजमेर। 1 नवंबर 1956 को बना था 26वां जिला, एकीकरण पूरा हुआ था उस टाइम। और फिर देखते हैं 27वां जिला अपने बना था धौलपुर। और धौलपुर की अपने जो तारीख है वो हो जाएगी 15 अप्रैल 1982। 15 अप्रैल 1982 को 27वां जिला बना था धौलपुर। फिर हो जाएगा 28, 29 और 30, ये 3 ज़िले आपको लगातार याद रखने हैं, BDR, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। 12 दौसा और राजसमंद, 12 दौसा राजसमंद, ये 3 ज़िले 28, 29 और 30 नंबर के अपने बने थे 10 अप्रैल 1991 को। ये जो डेट है वो आपको एग्जैक्ट याद रखनी है, कई बार पूछ लेते हैं। तो 10 अप्रैल 1991 को 28, 29 और 30 नंबर के ज़िले बने थे 12 दौसा और राजसमंद। और फिर देखते हैं अपन 31वां जिला। तो 31वां जिला है वो बना था हनुमानगढ़ बना था 12 जुलाई 1994 को। 12 जुलाई 1994 को हनुमानगढ़ बना था। और फिर 32 और 33 नंबर ज़िले हैं वो मैं आपको यहाँ पर लिख के बता देता हूँ। 32वां जिला बना था करौली। और करौली है वो बना था 19 जुलाई 1997। और फिर 33वां ज़िला है वो आपको याद रखना है 26 जनवरी 2008। 26 जनवरी 2008 को जो 33वां ज़िला है वो बना था प्रतापगढ़। और प्रतापगढ़ है, इसका निर्माण है वो बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर की 6 तहसीलों को मिलाकर प्रतापगढ़ ज़िले का निर्माण किया गया था, और वो 33वां नंबर का ज़िला था। और प्रतापगढ़ को बनाने की जो सिफारिश करने वाली समिति हैं वो भी कई बार पूछ लेते हैं। तो परमेश चंद सेन समिति की सिफारिश पर 26 जनवरी 2008 को प्रतापगढ़ ज़िला बना था 33वां ज़िला। तो इस तरीके से ये जो 33 ज़िलों का निर्माण प्रक्रिया है वो भी पूरी हो जाती हैं। ये आपको डेटें याद रखनी है। जो 1 नवंबर 1956 26वां ज़िला अजमेर, फिर 27वां धौलपुर 1982 के अंदर, और फिर 28, 29, 30 ये BDR से 12 दौसा राजसमंद हो जाएगा 1991 में। फिर 31वां हनुमानगढ़ 1994, 32वां 1997 में हो जाएगा करौली, और 33वां है वो 2008 के अंदर हो जाएगा प्रतापगढ़। और इसके बाद जो अभी हाल ही में अशोक गहलोत की सरकार है उन्होंने नई घोषणा की है, तो वो अभी प्रक्रिया में है, पूर्ण नहीं हुई है। करंट के हिसाब से आपको थोड़ी सी उसके बारे में जानकारी बता देता हूँ। तो 17 मार्च 2023 को अशोक गहलोत सरकार ने राजस्थान के अंदर 19 ज़िले और 3 नए संभाग बनाने की घोषणा की है, अभी जो राम लोबया समिति की सिफारिश पर की गई हैं। और ये अभी प्रक्रिया में है, अभी इसका काम पूरा नहीं हुआ है। तो अभी तक अपने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। कोई करंट का सवाल बनता है तो वो आपको देख लेना है। 17 मार्च 2023 को 19 नए ज़िले और 3 संभाग कौन से होंगे? तो बांसवाड़ा, पाली और सीकर, ये 3 नए संभाग बनाने की घोषणा की है और 19 नए ज़िले बनाने की घोषणा की है। तो वो अभी प्रक्रिया में है, जैसे ही पूर्ण हो जाएगा तो अपन इसमें अपडेट कर लेंगे कि कौन से ज़िले किस संभाग के अंदर ऐड हुए हैं और कौन से ज़िले दूसरे संभाग में शिफ्ट हुए हैं। तो उन सब के बारे में अपन बाद में देख लेंगे। अभी फ़िलहाल आपको ये जो डाटा है ये याद करना है, और यही डाटा आपके जो एग्ज़ाम होंगे, आने वाले एग्ज़ाम, उनके अंदर यही डाटा से क्वेश्चन आने की ज़्यादा संभावना है। तो थैंक यू दोस्तों। इस तरीके से अपना ये जो राजस्थान का परिचय है
वो पूर्ण हो चुका है। अब अपन अगले वीडियो के अंदर भौतिक प्रदेश हैं वो शुरू करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको यदि ये क्लासें बढ़िया लग रही हैं तो इसको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।